चैप्टर 30। अगले दिन 11 मई को विक्टोरिया ने अपनी साहसिक यात्रा फिर से शुरू की। उसके यात्रियों को उस पर वैसा ही भरोसा था जैसा एक अच्छे नाविक को अपने जहाज पर होता है। भयंकर तूफानों में, उष्णकटिबंधीय गर्मी में, खतरनाक प्रस्थान करते समय और उससे भी अधिक खतरनाक उतरते समय, ये हर समय और हर जगह सुरक्षित रूप से बाहर आ गया था। ये लगभग कहा जा सकता है कि फर्ग्यूसन ने इसे हाथ की एक लहर से प्रबंधित किया, और इसलिए पहले से यह जाने बिना कि आगमन बिंदु कहाँ होगा, डॉक्टर को अपनी यात्रा के सफल होने के बारे में कोई डर नहीं था। हालांकि बर्बर और कट्टरपंथियों के इस देश में विवेक ने उन्हें सख्त सावधानी बरतने के लिए बाध्य किया। इसलिए उन्होंने अपने साथियों को हर चीज़ और हर समय के लिए अपनी आंखें खुली रखने की सलाह दी। हवा थोड़ी और उत्तर दिशा की ओर चली और 9 बजे के करीब उन्हें मोसफिया का बड़ा शहर दिखाई दिया, जो एक ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ था जो खुद 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच घिरा हुआ था। इसकी स्थिति अभेद्य थी। दलदल और घने जंगल के बीच से गुजरने वाली एक संकरी सड़क ही उस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। जिस समय की बात हम लिख रहे हैं, उस समय एक शेख घुड़सवार अनुरक्षक के साथ, चमकीले रंग के परिधान पहने हुए संदेशवाहकों और तुरही बजाने वालों के साथ, पेड़ों की टहनियों को एक तरफ रखकर उस स्थान पर भव्य प्रवेश कर रहा था। डॉक्टर ने स्थानीय लोगों के इस काफिले को बेहतर ढंग से देखने के लिए गुब्बारे को नीचे उतारा, लेकिन जैसे जैसे गुब्बारा उनकी आंखों के सामने बड़ा होता गया, उनमें तीव्र भय के लक्षण दिखने लगे, और अंततः वे अपने पैरों और घोड़ों की गति से जितनी तेजी से जा सकते थे, अलग अलग दिशाओं में भाग गए। शेख अकेला एक इंच भी नहीं हिला। उसने सिर्फ अपनी लंबी बंदूक थामी, उसे कोक किया और गर्व से चुपचाप इंतजार किया। डॉक्टर उसके 150 फीट के भीतर आया और फिर अपनी सबसे गोल और भरी हुई आवाज में अरबी भाषा में उसे विनम्रतापूर्वक सलाम किया। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि ये शब्द आकाश से गिर रहे थे। सुनकर शेख घोड़े से उतर गया और राजमार्ग की धूल में गिर पड़ा, जहां डॉक्टर को उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसे अपनी आराधना से विचलित करना असंभव था। निस्संदेह, फर्ग्यूसन ने टिप्पणी की, वे लोग हमें अलौकिक प्राणी मानते हैं। जब पहली बार यूरोपीय लोग उनके बीच आए, तो उन्हें उच्च जाति के प्राणी समझ लिया गया। जब ये शेख आज की बैठक के बारे में बात करने आएगा, तो वह अरब कल्पना के सभी संसाधनों के साथ परिस्थिति को अलंकृत करने में विफल नहीं होगा। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी दिन उनकी किंवदंतियां हमारे बारे में क्या विवरण देंगी। स्कॉट ने कहा, आखिरकार यह इतनी वांछनीय बात नहीं है। सभ्यता को प्रभावित करने वाले दृष्टिकोण से इसे केवल मनुष्य के रूप में पारित करना बेहतर होगा। इससे इन नीग्रो जातियों को यूरोपीय शक्ति का बेहतर विचार मिलेगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे डिक, लेकिन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आप इस देश के विद्वानों को गुब्बारे की कार्यप्रणाली के बारे में समझाने में सारा दिन बैठ सकते हैं, और फिर भी वे आपकी बात नहीं समझेंगे, बल्कि इसे अलौकिक सहायता का श्रेय देते रहेंगे। डॉक्टर, आपने पहली बार यूरोपीय लोगों के इन क्षेत्रों में आने की बात कही। वे आगंतुक कौन थे? जो ने पूछा। मेरे प्यारे साथी, अब हम मेजर डेनहम के निशाने पर हैं। इसी मोसफिया शहर में मंदार के सुल्तान ने उनका स्वागत किया था। उन्होंने बोनो देश छोड़ दिया था। वे शेख के साथ फिलाटा के खिलाफ अभियान में शामिल हुए थे। उन्होंने शहर पर हमले में सहायता की, जिसने अपने तीरों से ही अरबों की गोलियों का बहादुरी से विरोध किया और शेख की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। ये सब हत्या, छापे और लूटपाट के लिए एक बहाना था। मेजर को पूरी तरह से लूट लिया गया और उसके कपड़े उतार दिए गए, और अगर उसका घोड़ा न होता, जिसके पेट के नीचे वह एक भारतीय सवार की कुशलता से चिपका हुआ था और अपने बर्बर पीछा करने वालों से सरपट भागता हुआ, तो वह कभी भी बोनो की राजधानी कोउका वापस नहीं जा सकता था। यह मेजर डेनहम कौन था? एक निडर अंग्रेज, जिसने 1822 और 1824 के बीच कैप्टन क्लैपर्टन और डॉक्टर ओनी के साथ मिलकर बोनो देश में एक अभियान की कमान संभाली थी। वे मार्च के महीने में त्रिपोली से निकले, फेस की राजधानी मोरजुक पहुंचे और उस मार्ग का अनुसरण करते हुए, जिस पर बाद में डॉक्टर बार्थ ने यूरोप वापस जाते समय चलना था, वे 16 फरवरी 1823 को चैड झील के पास कोओका पहुंचे।
डेनहम ने बोनो, मंडारा और झील के पूर्वी तटों पर कई खोजबीन की। इस बीच 15 दिसंबर 1823 को कैप्टन क्लैपर्टन और डॉक्टर ओनी ने सूडान देश से होते हुए सैकाटू तक अपना रास्ता बना लिया था और ओनी की मृत्यु मुरमुर शहर में थकान और थकावट के कारण हो गई। कैनेडी ने कहा, इसलिए अफ्रीका के इस हिस्से ने विज्ञान के लिए पीड़ितों को भारी श्रद्धांजलि दी है। हाँ, ये देश यात्रियों के लिए घातक है। हम सीधे बाघिरमी राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे वोगेल ने 1856 में पार किया था, ताकि वह वादाई देश तक पहुंच सके, जहां वह गायब हो गया। 23 साल की उम्र में इस युवक को डॉक्टर बार्थ के साथ सहयोग करने के लिए भेजा गया था। वे 1 दिसंबर 1854 को मिले और उसके बाद उन्होंने देश की अपनी खोज शुरू की। 1856 की ओर उन्होंने अपने द्वारा प्राप्त अंतिम पत्रों में वादाई राज्य की टोल लेने के अपने इरादे की घोषणा की, जिसमें अभी तक कोई यूरोपीय नहीं घुस पाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह राजधानी वारा तक पहुंच गया था, जहां कुछ विवरणों के अनुसार उसे कैदी बना लिया गया था और दूसरों के अनुसार उसे आसपास के एक पवित्र पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने के लिए मौत की सजा दी गई थी। लेकिन हमें यात्रियों की मृत्यु को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी खोज में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, डॉक्टर बार्थ की मौत की खबर कितनी बार दी गई, जिससे वह खुद बहुत परेशान हो गया। इसलिए ये बहुत संभव है कि वोगेल को अभी भी वादाई के सुल्तान ने बंदी बनाकर रखा हो, ताकि उसके लिए अच्छी फिरौती मिल सके। बैरन डी नीमन्स वादाई देश के लिए रवाना होने वाले थे, जब 1855 में काहिरा में उनकी मृत्यु हो गई, और अब हम जानते हैं कि डी ह्यूगलिन ने लिप्सिक से भेजे गए अभियान के साथ वोगेल के रास्ते पर प्रस्थान किया है। इसलिए हमें जल्द ही उस युवा और दिलचस्प खोजकर्ता के भाग्य के बारे में सटीक जानकारी मिल जाएगी। 4 डॉक्टर के जाने के बाद से अभियान के नवनियुक्त प्रमुख श्री मुंडजिंगर द्वारा एल ओबेद से लिखे गए पत्र दुर्भाग्य से वोगेल की मृत्यु को संदेह से परे रखते हैं। मोसफिया बहुत पहले ही क्षितिज से गायब हो चुका था और मंदार देश हमारे विमान यात्रियों की निगाहों में अपनी अद्भुत उर्वरता के साथ विकसित हो रहा था, जिसमें बबूल के जंगल, लाल फूलों से लदे टिड्डे के पेड़ और कपास और नील के पेड़ों के खेतों के शाकाहारी पौधे थे। शारी नदी, जो 80 मील आगे अपने तेज पानी को चाद झील में गिराती थी, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने अपने साथियों से डॉक्टर बार्थ द्वारा बनाए गए मानचित्रों पर इसका मार्ग निर्धारित करने को कहा। आप समझ रहे हैं, उन्होंने कहा, इस विद्वान के काम को बहुत ही सटीकता से अंजाम दिया गया है। हम सीधे लोगोम क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं और शायद इसकी राजधानी केरनाक की ओर। यहीं पर बेचारे टूल की मृत्यु हुई, मुश्किल से 22 साल की उम्र में। वो एक युवा अंग्रेज था, 80वीं रेजिमेंट में एक ध्वजवाहक, जो कुछ हफ्ते पहले ही अफ्रीका में मेजर डेनहम के साथ शामिल हुआ था, और वहां उसकी मृत्यु होने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस विशाल देश को यूरोपीय यात्रियों का कब्रिस्तान कहा जा सकता है। 50 फीट लंबी कुछ नावें शारी नदी की धारा में उतर रही थीं। विक्टोरिया, जो उस समय धरती से 1000 फीट ऊपर थी, ने शायद ही स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया हो, लेकिन हवा, जो तब तक एक निश्चित सीमा तक तेज चल रही थी, कम हो रही थी। क्या ये संभव है कि हम एक बार फिर से मृत शांति में फंस जाएं? डॉक्टर ने आह भरते हुए कहा, खैर, हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है, न ही रेगिस्तान का डर है, गुरुजी, जो ने कहा। नहीं, लेकिन यहाँ अभी भी ऐसी दौड़ें हैं जिनसे डरना चाहिए। क्यों? जो ने फिर कहा, वहाँ तो शहर जैसा कुछ है। वह केरनाक है। हवा के आखिरी झोंके हमें वहाँ ले जा रहे हैं, और अगर हम चाहें तो इस जगह का सटीक नक्शा ले सकते हैं। कैनेडी ने पूछा, क्या हम इसके करीब नहीं जाएंगे? इससे आसान कुछ नहीं है, डिक। हम अभी इसके ऊपर हैं। मुझे सिलेंडर का स्टॉपकॉक घुमाने दो और हमें नीचे उतरने में देर नहीं लगेगी। आधे घंटे बाद गुब्बारा जमीन से लगभग 200 फीट ऊपर स्थिर लटका रहा। हम यहाँ हैं, डॉक्टर ने कहा, करनाक से हम इतने करीब हैं जितना कोई व्यक्ति लंदन से भी करीब होगा, अगर वह सेंट पॉल के गुंबद में बैठा हो। इसलिए हम आराम से सर्वेक्षण कर सकते हैं।
वो टिक टैक की आवाज़ क्या है जो हम हर तरफ से सुनते हैं? जो ने ध्यानपूर्वक देखा और अंततः पाया कि जो शोर उन्होंने सुना था वह कई बुनकरों द्वारा खुले में पेड़ों के बड़े बड़े तनों पर कपड़ा बुनने से उत्पन्न हुआ था। तब लोगगोम की राजधानी को उसके पूरे विस्तार में देखा जा सकता था, जैसे कि एक खुला चार्ट हो। ये वास्तव में एक शहर है जिसमें घरों की सीधी कतारें और काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं। एक बड़े खुले स्थान के बीच में एक गुलाम बाजार था, जिसमें ग्राहकों की एक बड़ी भीड़ थी, क्योंकि मंदार महिलाओं के हाथ और पैर बहुत छोटे होते हैं, उनकी बहुत मांग होती है और उन्हें आकर्षक कीमतों पर बेचा जा सकता है। विक्टोरिया को देखते ही वह दृश्य फिर से घटित हुआ जो अक्सर होता है। पहले तो चीख पुकार मची, फिर सामान्य स्तब्धता छा गई, व्यापार बंद हो गया, कामकाज ठप हो गया और सारा शोरगुल बंद हो गया। विमान यात्री वैसे ही खड़े रहे, बिल्कुल स्थिर, और घनी आबादी वाले शहर का एक भी हिस्सा नहीं खोया। वे जमीन से 60 फीट नीचे तक भी गए। इसके बाद लोगगोम के गवर्नर अपने निवास से बाहर आए, अपना हरा झंडा लहराते हुए, और उनके साथ उनके संगीतकार थे, जो कर्कश भैंस के सींगों पर फूंक मार रहे थे, मानो वे अपने गालों या किसी और चीज को चीर देंगे, सिवाय अपने फेफड़ों के। भीड़ तुरंत उनके चारों ओर इकट्ठा हो गई। इस बीच डॉक्टर फर्ग्यूसन ने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। यह आबादी गर्वित और बुद्धिमान लोगों की तरह लग रही थी। उनके माथे ऊंचे थे, उनकी नाक लगभग तीखी थी और उनके बाल घुंघराले थे, लेकिन विक्टोरिया की उपस्थिति ने उन्हें बहुत परेशान किया। घुड़सवारों को सभी दिशाओं में सरपट दौड़ते देखा जा सकता था, और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि गवर्नर की सेना इतने असाधारण दुश्मन का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो रही थी। जो ने हर रंग और आकार के रुमालों को लहराते हुए खुद को थका दिया, लेकिन उसके सारे प्रयास बेकार गए। हालांकि शेख ने अपने दरबारियों से घिरे हुए मौन की घोषणा की और एक भाषण दिया, जिसका डॉक्टर एक शब्द भी नहीं समझ पाया। यह अरबी भाषा थी, जिसमें बाघिरमी भी मिला हुआ था। हालांकि इशारों की सार्वभौमिक भाषा से वह इतना समझ गया कि उसे विदा होने का बहुत विनम्र निमंत्रण मिल रहा था। वास्तव में वह इससे बेहतर कुछ नहीं मांग सकता था, लेकिन हवा की कमी के कारण यह असंभव हो गया था। इसलिए उसके गैर अनुपालन ने राज्यपाल को झकझोर दिया, जिसके दरबारियों और सेवकों ने हवाई राक्षस की ओर से तत्काल आज्ञाकारिता को मजबूर करने के लिए एक भयंकर चीख लगाई। वे दरबारी अजीबोगरीब लोग थे, जिन्होंने अपने शरीर पर 5 या 6 कमीजें लपेटी हुई थीं। उनके पेट बहुत बड़े थे, जिनमें से कुछ तो कृत्रिम लग रहे थे। डॉक्टर ने अपने साथियों को ये बताकर चौंका दिया कि सुल्तान से दरबार में पेश आने का यही तरीका था। पेट का गोल मटोलपन उसके मालिक की महत्वाकांक्षा को दर्शाता था। ये मोटे ताजे सज्जन अपनी ऊंची आवाज में इशारे और चिल्ला रहे थे, उनमें से एक खास तौर पर बाकियों से अलग दिख रहा था, इस हद तक वास्तव में कि वो कोई प्रधानमंत्री रहा होगा। कम से कम अगर उसने जो उपद्रव किया था वो उसके पद का कोई मापदंड था। सांवले रंग के आम लोगों की भीड़ ने दरबार के शोर के साथ अपनी चीखें मिला दी, कई बंदरों की तरह अपने हाव भाव दोहराए और इस तरह एक ही समय में 10,000 भुजाओं की एक साथ हरकत पैदा की। डराने धमकाने के इन साधनों के साथ, जिन्हें उस समय अपर्याप्त माना गया था, अन्य और भी अधिक भयानक तरीके जोड़े गए। धनुष और बाण से लास सैनिक युद्ध की पंक्ति में खड़े थे, लेकिन इस समय तक गुब्बारा फैल रहा था और उनकी पहुंच से परे चुपचाप ऊपर उठ रहा था। इस पर गवर्नर ने एक बंदूक पकड़ी और गुब्बारे पर निशाना साधा, लेकिन कैनेडी, जो उसे देख रहा था, ने शेख की मुट्ठी में उठे हुए हथियार को चकनाचूर कर दिया। इस अप्रत्याशित आघात से वहां भगदड़ मच गई। उनमें से हर एक माँ का बेटा बड़ी तेजी से अपने घर की ओर भागा और वहीं रुक गया, जिससे उस दिन के बाकी समय के लिए शहर की सड़कें बिल्कुल सुनसान हो गईं। रात हो गई थी और हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा था। विमान यात्रियों को जमीन से 300 फीट की दूरी पर स्थिर रहने का मन बनाना पड़ा। गहरे अंधेरे में न तो आग जल रही थी और न ही रोशनी, और चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन डॉक्टर ने अपनी सतर्कता दोगुनी कर दी, क्योंकि यह स्पष्ट शांति किसी जाल को छिपा सकती थी, और उसके पास सतर्क रहने का कारण भी था। आधी रात के करीब
पूरा शहर आग की लपटों में घिरा हुआ लग रहा था। आग की सैकड़ों लपटें एक दूसरे को पार कर रही थीं और रॉकेट की तरह हवा में इधर उधर उछल रही थीं, जिससे आग का एक नियमित नेटवर्क बन गया। ये तो वाकई अजीब बात है, डॉक्टर ने कहा। वो ये समझने में थोड़ा उलझन में था कि इसका क्या मतलब है। ये सब शानदार है, कैनेडी चिल्लाया। ऐसा लग रहा है जैसे आग ऊपर उठकर हमारी ओर आ रही है। और निश्चित रूप से बंदूक की गोलियों, चीख पुकार और हर तरह के शोर के साथ आग का गोला वास्तव में विक्टोरिया की ओर बढ़ रहा था, जो गिट्टी फेंकने के लिए तैयार हो गया। और फर्ग्यूसन को सच्चाई का अनुमान लगाने में देर नहीं लगी। हजारों कबूतर, जिनकी पूंछों पर ज्वलनशील पदार्थ लगे हुए थे, विक्टोरिया की ओर छोड़े गए थे और अब अपने आतंक में वे आग की रेखाओं के साथ वायुमंडल में ऊंची उड़ान भर रहे थे। कैनेडी अपनी सभी बैटरियों को ऊपर उठती भीड़ के बीच में खाली करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सेना के खिलाफ वह क्या कर सकता था। कबूतर पहले से ही कार के चारों ओर घूम रहे थे। वे गुब्बारे को भी घेर रहे थे, जिसके किनारे उनकी रोशनी को दर्शाते हुए आग के जाल से घिरे हुए लग रहे थे। डॉक्टर ने अब और संकोच नहीं किया और क्वार्ट्ज का एक टुकड़ा फेंककर उसने खुद को इन खतरनाक हमलावरों की पहुंच से दूर रखा। और उसके बाद 2 घंटे तक वह उन्हें रात के अंधेरे में इधर उधर भटकते हुए देख सकता था, जब तक कि धीरे धीरे उनकी रोशनी कम हो गई और वे एक एक करके मर गए। डॉक्टर ने कहा, अब हम शांति से सो सकते हैं। बर्बर लोगों के लिए यह बुरी बात नहीं है, मेरे मित्र जो ने अपने विचार जोर से बोलते हुए कहा। ओह, वे इन कबूतरों को अक्सर शत्रुतापूर्ण गांवों के छप्परों में आग लगाने के लिए काम पर रखते हैं, लेकिन इस बार गांव उनकी पहुंच से बाहर हो गया। क्यों? निश्चित रूप से एक गुब्बारे को किसी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, सचमुच ऐसा हो सकता है, फर्गुसन ने आपत्ति जताई। तो फिर वे क्या हैं, डॉक्टर? वे कार में बैठे लापरवाह लोग हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें हर जगह और हर समय सतर्क रहना चाहिए।